स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का हम अध्ययन करेंगे लेसन 19 के अंतर्गत। लास्ट टॉपिक हमारा ये चल रहा है। इसके अंतर्गत आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। पेज नंबर 116 आपके निकाल लीजिए। वैसे हमने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति हमने पढ़ ली है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में अलग से उसके कार्य, उसका संगठन और साथ में उसकी मौद्रिक नीति जो है उसका वर्णन किया गया है। तो यदि क्वेश्चन के अंतर्गत हमारे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति आता है तो हम इसी आंसर को देंगे जो आज हमारे द्वारा अध्ययन किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। 116 नंबर का पेज निकाल लीजिए अपनी बुक के अंदर। चैप्टर नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। देखो, मौद्रिक नीति जो होती है ना, उससे अभिप्राय मुद्रा और साख की मात्रा पर नियमन और नियंत्रण करने की नीति से होता है। मौद्रिक प्राधिकरण जो होता है किसी भी देश का, जैसे हमारे देश के अंदर मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्गत केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आता है। इस मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा मुद्रा और साख की मात्रा जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में होती है, मुद्रा और साख की मात्रा, उस पर नियमन और नियंत्रण करने के लिए जिस नीति का निर्माण किया जाता है मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। आधुनिक समय में देश की आर्थिक तरक्की में मुद्रा और साख का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको अच्छे से पता है कि जितने भी बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, चाहे उपभोग की क्रिया हो, चाहे उत्पादन हो, विनिमय हो, वितरण हो, प्रत्येक क्रिया के अंतर्गत मुद्रा महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करती है, माध्यम के रूप में कार्य करती है। बिना मुद्रा के आपके कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप सही ढंग से संचालित नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक देश की आर्थिक तरक्की में मुद्रा और साख का महत्वपूर्ण स्थान है। देश में मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुद्रा एवं साख की मात्रा में उचित प्रबंध एवं नियमन करने की आवश्यकता होती है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की जाती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पर दे रखा है रेपो दर। पहले इसमें से पढ़ लेते हैं बेटा, फिर उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगी रेपो दर क्या होता है। रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज की दर से होता है। नोट करते चले जाना लाइन को। 1 नंबर की परिभाषा भी आ सकती है और पूरा मौद्रिक नीति पर, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से होता है जो रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक से मतलब बहुत कम समय के लिए दिए जाने वाले दैनिक लेन देन हेतु ऋणों पर वसूल करता है। मतलब केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जो अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं, उन पर वसूली जाने वाली ब्याज की दर रेपो दर कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं आपके इसको, रेपो दर को। देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए दैनिक लेन देन हेतु जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उस पर वसूल की जाने वाली ब्याज की दर को रेपो दर कहते हैं। यह केंद्रीय बैंक बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध कराता है। इस अल्पकालीन का मतलब ही यही होता है कि बहुत कम अवधि के लिए ऐसे ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। ये ओवरनाइट कहलाता है। कल को आपके रेपो दर नहीं पूछे, बल्कि क्या पूछे, ओवरनाइट से क्या अभिप्राय है। तो ओवरनाइट से मतलब कोई और शब्द नहीं, बल्कि रेपो दर का ही दूसरा नाम ओवरनाइट है। नाम नोट कर लो, रेपो दर या ओवरनाइट। रिजर्व बैंक इस उपकरण का उपयोग करके बैंकों की तरलता को घटाने के लिए करता है, जिसके तहत रेपो दर को बढ़ा देता है। और यदि तरलता को बढ़ाना है बैंकों की, तो रेपो दर को कम कर दिया जाता है। रेपो दर तो ब्याज की दर है। ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो तरलता कम हो जाएगी, और ब्याज की दर कम हो जाएगी तो रेपो दर ब्याज की दर या रेपो दर कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में तरलता स्वतः ही बढ़ जाएगी। अब है आपके रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से होता है, ये नोट करते चल जाना। रिवर्स रेपो दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से होता है जो रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं की एवज में अदा करता है। मतलब जो व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक होते हैं, उन बैंकों के द्वारा जितना भी पैसा केंद्रीय बैंक के पास स्थित खातों में
अल्पकालिक अवधि के लिए जमा कराया जाता है, उस पर मिलने वाले ब्याज को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। केंद्रीय बैंक के पास प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक का खाता होता है और अल्पकालीन जो जमाएं केंद्रीय बैंक के पास स्थित खाते में व्यापारिक बैंकों के द्वारा जमा कराया जाता है, उसकी एवज में मिलने वाला ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है। रिजर्व बैंक इस उपकरण के उपयोग करके बैंकों की तरलता को सीमित करने के लिए करता है। रिवर्स रेपो बढ़ाने से बैंकों की जमाओं पर मिलने वाला ब्याज अधिक हो जाने से बैंक अपनी जमाएं बैंक में बढ़ा देते हैं या रिजर्व बैंक में बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक शब्द जोड़ लो, अपनी जमाएं रिजर्व बैंक में बढ़ा देते हैं। तीसरे नंबर पर है नकद कोषानुपात, CRR जिसे अपन कहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। प्रत्येक व्यापारिक बैंक का जो खाता होता है केंद्रीय बैंक के पास स्थित होता है और केंद्रीय बैंक के पास स्थित होने के कारण केंद्रीय बैंक प्रत्येक बैंक की कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत उस खाते में रखने की बात कहता है। इसे हम CRR कहते हैं और इसको बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों की तरलता को कम या अधिक किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स है बेटा ये। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं अपन क्या दे रखा है। रिजर्व बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक सभी व्यापारिक बैंकों का शीर्षस्थ बैंक होता है, अतः सभी सदस्य बैंकों को अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है। इसे ही नकद कोषानुपात कहते हैं। नहीं बेटा, ये जो आपके दे रखा है ये तो SLR का दे रखा है। जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा अपनी नकद जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है ना, उसे SLR कहते हैं, CRR नहीं कहते हैं। रिजर्व बैंक इसी कोषानुपात में वृद्धि करके सदस्य बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम कर देता है और देश में साख का संकुचन हो सकता है। किंतु जब ये नकद कोषानुपात में कमी करता है तो देश की अर्थव्यवस्था में साख का प्रसार हो जाता है। बेटा बस परिभाषा के अंदर ही शब्दों को चेंज करना है, बाकी सारा मैटर कोई समस्या नहीं है। बाकी मैंने आपको है ना मौद्रिक नीति का आपको भेज भी दिया है, नोट्स भी भेज दिए हैं। फिर भी यदि किसी को डाउट होता है कि बुक इज़ राइट तो ऐसी स्थिति में अपने यूट्यूब पर सर्च कर लें CRR और SLR की डेफिनेशंस को। वैधानिक तरलता अनुपात जिसे SLR कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने अधीनस्थ बैंकों को अपनी कुल नकद जमाओं का एक निश्चित अनुपात जमा कोष के रूप में रखने के लिए निर्देशित करता है, जिसे शाब्दिक या संवैधानिक तरलता अनुपात SLR कहते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को कम करके देश के बैंकों द्वारा साख का विस्तार कर सकता है और दूसरी तरफ देश में साख की मात्रा को घटाने के लिए वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है। इस प्रकार से वैधानिक तरलता अनुपात भी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का ही एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखो 4 टूल्स आपके द्वारा यहाँ पर पढ़े गए हैं। पहला रेपो दर, ये अल्पकालीन ऋण है जो व्यापारिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए जाते हैं और उस पर जो ब्याज दी जाती है उसे रेपो दर कहते हैं। फिर रिवर्स रेपो दर है, ये जो केंद्रीय बैंक के पास स्थित खाते में व्यापारिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन जमाएं कराई जाती हैं उस पर मिलने वाले ब्याज को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। CRR, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास स्थित खाते में रखना पड़ता है, इसे CRR कहते हैं। और SLR, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग स्वयं के पास कैश रखना पड़ता है, इसे SLR वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब अपन इन चारों टूल्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख की मात्रा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। इस प्रकार से रिजर्व बैंक ने मूल्य की स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए नियंत्रित साख विस्तार की नीति का पालन किया है। अभी कल के अखबार में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। वहाँ पर सब्जियों के भाव, दैनिक आवश्यक वस्तुओं के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। आम जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है। तो ये जो मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिस पर नियंत्रण करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, इससे अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में आ जाती है। और ये संकट की स्थिति से उबरने के लिए ही देश के केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीति का संचालन करना चाहिए और करना पड़ता है। मौद्रिक नीति अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था के विकास, मुद्रा
मुद्रास्फीति की स्थिति अच्छी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, लेकिन जब वो अनियंत्रित हो जाती है, जैसा इस समय पाकिस्तान में हो रहा है, वो स्थिति देश पर संकट का कारण बन जाती है, उसे ऋणग्रस्त बना देती है, उसको चारों ओर भुखमरी फैलने लगती है। कीमतों का बहुत अधिक बढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा या अनकंट्रोल तरीके से बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों की तुलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर लेकर चलना। व्यापारिक बैंक आप डिटेल में पढ़ चुके हो, केंद्रीय बैंक आप डिटेल में पढ़ चुके हो। अब इन दोनों का डिफरेंस इनके कार्यों के, शक्तियों के आधार पर हम करेंगे। विदेश की अर्थव्यवस्था में उसके केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के उद्देश्य और कार्यों में भिन्नता पाई जाती है, फिर भी देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था में दोनों ही संस्थाएं अहम भूमिका निभाती है। केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंकों के उद्देश्यों और कार्यों की तुलना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। देखो, ये 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन के अनुकूल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अपने अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। व्यापारिक बैंकों का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उसमें लोगों की जमाएं होती हैं और लोगों को ऋण दिए जाते हैं और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जबकि केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियमन एवं नियंत्रण करना होता है। आप चाहे पॉइंट ऐसे ही लिख लो, चाहे 2 पैराग्राफ के 2 कॉलम के अंदर डिवाइड करते हुए, एक तरफ केंद्रीय बैंक, दूसरी तरफ व्यापारिक बैंक लिखकर अपने इनकी तुलना कर सकते हो बेटा। दूसरा पॉइंट दे रखा है, व्यापारिक बैंक अपनी व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से, व्युत्पन्न जमाओं मतलब डिराइव्ड जो डिपॉजिट होते हैं उनके माध्यम से साख का निर्माण करते हैं। मतलब देखा था ना आपने कि जब प्रारंभिक जमाएं हुई थी उसके आधार पर ही व्युत्पन्न जमाओं के आधार पर उसने कई गुना अधिक अपने लेखों में साख का सृजन किया था। जबकि केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट निर्गमन के माध्यम से साख का नियंत्रण किया जाता है। नई मुद्रा को छापने का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को है, तो वो साख का नए नोटों को निर्गमन के माध्यम से मुद्रा का सृजन करता है। व्यापारिक बैंक अपने, तीसरा पॉइंट है, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक सरकार को और व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। देश की जनता के खाते किसमें? व्यापारिक बैंक में, और सरकार के और व्यापारिक बैंक के खाते किसमें? केंद्रीय बैंक में। तो जो भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण व्यापारिक बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं वो किसको दिए जाते हैं? लोगों को या देश की रहने वाले लोगों को। और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण दिए जाते हैं वो केंद्र सरकार को और व्यापारिक बैंकों को दिए जाते हैं। चौथा पॉइंट है आपके, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से जमाओं को स्वीकार करती है, जबकि केंद्रीय बैंक ग्राहकों से प्रत्यक्ष लेन देन स्वीकार नहीं करता है। मतलब ग्राहकों से, लोगों से उसका कोई संपर्क नहीं होता है। आप खुद को भी देखते होंगे, भारत में क्या, जयपुर में आपके रिजर्व बैंक की शाखा है टोंक रोड पर, क्या आप उसमें जा सकते हैं? नहीं जा सकते। लेकिन किसी अन्य व्यापारिक बैंक के शाखा में आप आसानी से जा सकते हैं, वहाँ अकाउंट खुला सकते हैं और उसमें अपना पैसा जमा करा सकते हैं, ऋण की डिमांड कर सकते हैं या अन्य कोई भी संबंधित कार्यवाही जो बैंक से रिलेटिव होती है उसको संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना 5वां पॉइंट, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी मौद्रिक और साख नीति का अनुपालन करते हैं। मतलब व्यापारिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई मौद्रिक नीति का अनुपालन किया जाता है। मतलब उसके अनुसार चला जाता है। और जबकि केंद्रीय बैंक सरकार का क्या करता है? सलाहकार और बैंकों का बैंक होता है। मतलब केंद्रीय बैंक तो नीति निर्माता हो गया और नीति का पालन करवाने में सहायक व्यापारिक बैंक हो गया। केंद्रीय बैंक तो सरकार का सलाहकार हो गया और वो बैंकों का बैंक हो गया। छठे पॉइंट के अंतर्गत दे रखा है, व्यापारिक बैंकों में ग्राहक अपनी इच्छानुसार राशि को जमा करा सकता है, जबकि व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक में जमा रखना अनिवार्य होता है। इस प्रकार से केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारिक बैंक देश की मौद्रिक और बैंकिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करते हैं। बेटा, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर में लेकर चलना, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों की तुलना, या ये जो टॉपिक है, या भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, या इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन का चार्ट,
कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के, केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, ये पूरा चैप्टर ही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन, बीच में कोई भी बुलेटिन पूछ लिया जाए, हर तरह से आपको तैयार करना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर और मैं अपन अगले उसमें करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।